तो आज हम डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू कोई भी स्टूडेंट जो कोटा एलन में पढ़ता है। तो क्या होता है इनिशियली कि सब बच्चे जाते हैं, पूरे जोश में जाते हैं, जोश उनका एकदम हाई रहता है कि आईआईटी फोड़ के आएंगे, आईआईटी निकाल के आएंगे। सब पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन उनको सारे बैचेस मिल जाते हैं, क्लासेस चलती हैं, सब एंजॉय करते रहते हैं। धीरे धीरे कर करके टेस्ट का दिन आता है। तभी जब टेस्ट का दिन आता है तो दो चीज़ डिसाइड होता है यहाँ से। पहला, एक तो अगर एकदम अच्छे मार्क्स आए तो अच्छी बात है, अगर ख़राब मार्क्स आए तो दो चीज़ होंगे। या तो बच्चा मोटिवेट हो जाएगा कि नहीं मुझे और अच्छा करना है, और वो आगे उसका ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा। अगर या तो कोई बच्चा डीमोटिवेट हो जाएगा तो उसका ग्राफ ऐसे जाएगा। तो ये दो ही रास्ते होते हैं, या तो कोई मोटिवेट हो जाता है या तो कोई डीमोटिवेट हो जाता है। और ये ऐसा कुछ नहीं कोई यूनिक है, कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम नहीं, ये सारे बच्चों के साथ होती है। ऑल स्टूडेंट्स जो कोटा में पढ़ते हैं या कोटा एलन में पढ़ते हैं या कोई भी इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं, सारों के साथ यही प्रॉब्लम है, सारों के साथ यही प्रॉब्लम है। प्लस बहुत सारे अदर फैक्टर्स भी है कि मतलब आसपास का एनवायरनमेंट भी एक होता है, वो भी इफ़ेक्ट करता है। एनवायरनमेंट, फ्रेंड्स कैसे है, हॉस्टल का माहौल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। पर मेन तो यही है कि मतलब मेन हम क्यों जाते हैं कोई बच्चा आईआईटी निकालने के लिए और टेस्ट्स में अच्छा परफॉर्म करने के लिए। टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करेंगे तब हैप्पीनेस आएगा, हैप्पीनेस आएगा तो और अच्छा मार्क्स आएगा, मार्क्स और बढ़ेंगे, मार्क्स बढ़ेंगे तो फिर कॉन्फिडेंस आएगा, और ऐसे धीरे धीरे करके आराम से अपने गोल तक हम पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो ये एक सिंपल है। पर अगर टेस्ट ही में परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, कोई भी रीज़न के चलते, इन फैक्टर्स के चलते, या आपको कुछ समझ में नहीं आया, समझ कुछ नहीं आना, कोई भी फैक्टर के चलते अगर टेस्ट में परफॉर्म नहीं कर पाए तो उसका सल्यूशन क्या है? सल्यूशन क्या है इस चीज़ का? तो आज हम उस सल्यूशन को जानेंगे। तो जैसे कि आज का डेट है आपका 29/3/2023। अगला जो एग्ज़ाम होगा जेईई मेंस का, जो पहला अटेम्प्ट, वो एक्सपेक्टेड है अराउंड जनवरी। ठीक है, तो अगर मैं अप्रैल से लेके नवंबर तक का भी बात करूं तो 210 दिन हमारे पास बचे। तो कोई अगर बच्चे जो अभी हैं जिनके पास इस साल जो एग्ज़ाम देंगे उनके पास 210 दिन बचे, तो इस 210 दिन के लिए क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है वो अभी हम देखेंगे। तो ये अब रहा 210 दिन का प्लान। तो अगर कोई बच्चा जिसका इवनिंग बैच है, तो इवनिंग बैच जनरली एलन में रहता है 2:15 से 7:30 तक। ठीक है, तो अगर मैं 1 o'clock, क्योंकि निकलना पड़ेगा 1:15 1:20 के अराउंड, तो पहले तो आप ये समझते कि 210 दिन है, उसको हम 4 चीज़ में बांट लेंगे: टेस्ट, रिविजन, क्लास, होमवर्क। ये क्लास में जाता है, क्लास से होमवर्क होता है, होमवर्क से रिवीजन करना पड़ता है, और फिर टेस्ट, फाइनल टेस्ट होता है। तो इसको हम लोग 4 क्वाड्रेंट में इस स्फीयर को बांट लेंगे। स्फीयर इसलिए क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, 210 दिन ही का टाइम है, तो हमें इसी 210 दिन में अच्छा स्कोर करना है, रैंक 1 लाना है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? तो अगर हम पहले क्लास की बात करें तो क्लास तो जनरली इवनिंग, अगर इवनिंग बैच का बच्चा है तो वो होता है 2:15 से 7:30 PM के अराउंड। तो अगर निकलना होता है 1:15, फिर लंच वंच करना पड़ता है, तो अगर हम 1 PM का टाइम मान लें तो 1 PM से आते आते 8:30 PM हो जाता है। तो
तो इस टाइम पे आपका क्लास होगा। तो आपको क्लास में क्या रहना है, तो क्लास में आपका कंसंट्रेशन एकदम हाई रहना चाहिए, ठीक है। कंसंट्रेशन हाई रहना चाहिए और इंटरेस्ट रहना चाहिए सब्जेक्ट में, टीचर पढ़ा रहा है उसमें आपका इंटरेस्ट रहना चाहिए। अब जैसे कि अब क्लास में बैठना है तो एक तो हाई इंटरेस्ट के साथ बैठना चाहिए और हाई कंसंट्रेशन के साथ बैठना चाहिए। उसके अलावा क्या करना चाहिए कि एक तो जो टीचर पढ़ाएगा वो हम नोटबुक में नोट्स कॉपी करेंगे, रनिंग नोट्स कॉपी करेंगे, ठीक है, जो जो टीचर पढ़ाएगा आपको। उसके साथ आप अपना मॉड्यूल खोल लीजिएगा साइड में। जैसे कि अगर टीचर मान लीजिए एक टॉपिक पढ़ा है तो वो अपने मॉड्यूल से चेक कर लीजिए कि वो टॉपिक मॉड्यूल में क्या है, और वहाँ टिक लगा लीजिए कि ये टॉपिक सर ने आज करा दिया, और उससे एसोसिएटेड क्लास ही में क्वेश्चंस देख लीजिए। क्योंकि क्लास का जो माहौल है और फिर हॉस्टल या रूम पे आने का जो माहौल है वो एकदम अलग होता है। मतलब वो सिमिलर टाइप ऑफ एनवायरनमेंट नहीं रहता, सिमिलर टाइप ऑफ एनर्जी नहीं रहता, आप आज एग्जॉस्ट हो जाते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हो जाते हैं। इसलिए उसी समय वो क्वेश्चंस देख लिया कीजिए उस टॉपिक से रिलेटेड मॉड्यूल साइड में खोल के, कि जब आप घर आए होमवर्क बनाने तब आपको आसान लगेगा, क्योंकि आप उस समय देख चुके होंगे, अरे हाँ ये क्वेश्चन तो मैंने देख लिया था, ये ऐसे बनेगा। तो आपको डीमोटिवेशन नहीं होगा, क्योंकि बहुत बार बच्चों के साथ होता है कि वो होमवर्क करते एक क्वेश्चन किया, दूसरा क्वेश्चन किया, तीसरा क्वेश्चन किया, बन ही नहीं रहा है, तो एक तरीके से वो डीमोटिवेट होकर छोड़ देते हैं। तो इससे बेटर उसी मतलब जब सर पढ़ा रहे उसी तरफ मॉड्यूल साइड में खोल लीजिए और उससे वो टॉपिक और उनके क्वेश्चंस देख लीजिए, कि जब आप घर आके उन क्वेश्चंस को बनाएं तो आपके लिए आसान रहे। तो ये तो आपका क्लास का काम। उसके बाद आप आएंगे होमवर्क पे घर आएंगे सब करके। तो होमवर्क जनरली मतलब आप 8:30 तक आए, तो अगर 9 से आप स्टार्ट करेंगे तो 9 से 1 तक होमवर्क में पहले आपको खुशी होना चाहिए कि हाँ मैं होमवर्क करें। खुशी कब आएगा, जब आप क्लास में काम ठीक से करेंगे। क्लास में काम ठीक से करेंगे, सब ठीक रहेगा, तो ऑटोमेटिकली जब घर पे आएंगे तो आपको अच्छा ही लगेगा, अच्छा ही फील होगा, आपको खुशी होगा, ठीक है। तो आपको खुशी होना चाहिए। स्टॉप वॉच रहना चाहिए आपको कि ये क्वेश्चन मैंने इतना देर में किया, ये क्वेश्चन इतना देर में किया, ये क्वेश्चन इतना देर में किया। ये होना ज़रूरी है कि आप अपने आप को मॉनिटर कर पाए, क्योंकि मेन कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में तो मेन तो टाइमिंग का खेला होता है। तो अगर आपको पता है कि आप इतना टाइम लगाते या होमवर्क में इतना टाइम लगाते तो ये आपके लिए अच्छा है, ठीक है। तो एक स्टॉप वॉच रहना चाहिए, आपको खुशी आना चाहिए। और अप्रोच, अब ऐसा नहीं कि एक बार क्वेश्चन बनाया नहीं बना तो डीमोटिवेट होकर छोड़ दिया, वो नहीं करना, क्योंकि एक बार जो छूट जाता है ना वो छूटे ही रह जाता है, वो फिर वापस कवर नहीं हो पाता है। तो इसलिए उस समय क्या करना है कि अप्रोच लेना है, पहला अप्रोच। और ऐसा नहीं कि अभी एक अप्रोच लिया फिर उसको ऐसे ऐसे पूरा काट दिया फिर दूसरा अप्रोच, ऐसे नहीं। आपका मोटिव क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन का उस सेम क्वेश्चन को डिफरेंट अप्रोच से हम कैसे देख सकते हैं वो होना चाहिए। क्वेश्चन सॉल्व करना कोई बड़ा बात नहीं है, सॉल्व तो हो ही जाता है, इस मेथड से नहीं होगा तो उस मेथड से तो क्वेश्चन सॉल्व हो ही जाएगा। पर आपका मेन अप्रोच क्या होना चाहिए कि क्वेश्चन को कैसे अप्रोच किया जाए, उसको कैसे समझना है। और अगर आप इस अप्रोच से करेंगे ना तो वो क्वेश्चन आपके दिमाग में ज़्यादा देर तक रिटेन रहेगा रादर देन सॉल्विंग। अगर आप सॉल्व करके छोड़ देंगे तो वो कुछ टाइम बाद आप भूल जाएंगे। पर अगर आप अप्रोच करना सीख लेंगे कि ये क्वेश्चन को आप कैसे अप्रोच करें, तब वो ज़्यादा देर तक आपके दिमाग में बैठा रहेगा। इसलिए अप्रोच, अगर कोई टफ क्वेश्चन है तो मैक्सिमम 5 अप्रोच, वरना कोशिश कीजिए 1-2 अप्रोच तक हो जाए। और अगर नहीं सॉल्व हुआ तो कोई बात नहीं, अगले दिन क्लास में तो डिस्कशन होता ही है, तो उसमें आप वो मेथड नोट कर सकते हैं। तो अगर आपको होमवर्क करना है तो फिजिक्स और केमिस्ट्री आप कर लीजिए रात में, और 1 बजे मतलब 9 से 1 के स्ट्रेच में, और उसका सो जाइए 1 बजे, 1-1:30 बजे, और फिर 7 AM उठना होगा। तो फिर 7 AM उठ के जब 7 से 1 PM का जो टाइम है, इसमें आपको मैथ्स का होमवर्क करना है, क्योंकि उस समय तो हम फिजिक्स और केमिस्ट्री के, तो यहाँ मैथ्स का होमवर्क करना पड़ेगा, ठीक है। और रिविजन सेट्स क्या होता है ये मैं बताता हूँ। अब जैसे एक चैप्टर, जैसे अगर मैं 11th की बात करूँ जैसे फिजिक्स है, तो फिजिक्स में आएगा यूनिट डायमेंशन, वेक्टर, काइनेमेटिक्स, 1D 2D, मैकेनिक्स पूरा, इलास्टिसिटी, हीट ट्रांसफर, और KTG, थर्मोडायनामिक्स और फ्लूइड मैकेनिक्स, ठीक है। तो 11th का, ऐसे 12th का ना सेट बढ़ते जाएगा। तो आपको क्या करना है, रिविजन सेट्स में जो मैंने लिखा है रिविजन या सेट में, जैसे कि मैंने सेट बना लिया कि यूनिट डायमेंशन, वेक्टर्स और 1D 2D एक सेट, मैकेनिक्स पूरा दूसरा सेट, और इलास्टिसिटी, KTG और फ्लूइड मैकेनिक्स तीसरा सेट। तो आपको ये सेट बाय सेट रिवाइज करना है कि फर्स्ट डे मान ली मंडे तो सेट 1 रिवाइज हो गया, ट्यूसडे तो सेट 2 रिवाइज हो गया, थर्सडे तो सेट वेडनेसडे तो सेट 3 रिवाइज हो गया। इस सिमिलर मैनर में क्या रिवाइज करना है, कैसे रिवाइज करना है, आपको नोट्स, एक तो आपका नोट्स रहेंगे उससे रिवाइज करना है,
दूसरा आप शॉर्ट नोट्स बनाइए, शॉर्ट नोट्स बनाइए या एक चार्ट बना दीजिए, ठीक है। उस चार्ट में आप उसको ना, हर चैप्टर के कुछ सेक्शंस होते हैं, ठीक है। तो उन जैसे कि मान लीजिए मैकेनिक्स है, अगर मान लीजिए रोटेशन है तो रोटेशन में बहुत सेक्शन है, टॉर्क है, फिर CRTM है, फिर एंगुलर मोमेंटम है, तो ऐसे बहुत सारे सेक्शंस है। तो उनको सेक्शंस में डिवाइड कर लीजिए और उनके फॉर्मूलाज लिख लीजिए, या उनमें कुछ इंपॉर्टेंट की कॉन्सेप्ट है वो लिख लीजिए। तो ये सब आप कर लीजिए। तो आप जब ये सब कर लेंगे तो जब रिवीजन का टाइम आएगा तो आपको बस क्योंकि मेन तो फॉर्मूला ही होता है, एप्लीकेशन तो अदर पार्ट में, आपको फॉर्मूला याद होगा तब आप अप्लाई कर पाएंगे। तो पहले फॉर्मूला आप याद कर लीजिए, उसमें टिपिक जो मेन कॉन्सेप्ट है वो देख लीजिए, कुछ क्वेश्चन है वो देख लीजिए। तो मतलब मंडे को इन 3 चैप्टर का वैसा आपने कर लिया, नोट्स देख लिया, क्वेश्चंस देख लिया। सेम फॉर मैकेनिक्स एंड इलास्टिसिटी अगला दिन। फिर अगर हम केमिस्ट्री के लिए आ जाए तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और IOC, ये दोनों तो आपको हर दिन रटना, मतलब देखना पलटना ज़रूरी है, क्योंकि OC और IOC मतलब कंप्लीट आपका मेमोरी बेस्ड है। उसमें कुछ आप लॉजिक रीजनिंग नहीं लगा सकते, सब आपको याद ही करना पड़ेगा। तो जैसे OC में आ गया आपका IUPAC, GOC 1, 2, आइसोमेरिज्म, और 12th में और आते रहेंगे, तो वो तो करना ज़रूरी है। और सेम IOC में क्वांटम नंबर, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, केमिकल बॉन्डिंग, अभी सॉलिड अभी और चैप्टर्स आएंगे तो वो ऐड ऑन होता जाएगा, ये अभी 11th के हिसाब से, ठीक है। तो फिर इसको भी आपको डेली करना होगा। अब जो बात आ गया PC का, तो PC तो अभी 11th में मोल होता है, कंसंट्रेशन टर्म होता है, रेडॉक्स होता है, ऑटोमिक होता है, और केमिकल इक्विलिब्रियम होता है। तो ये तो मतलब वीकली 3 डेज, वीक में कोई भी 3 दिन, या जनरली सैटरडे संडे को आप कर सकते हैं, ठीक है। फिर अगर हम, हाँ, अब जैसे कि एक करना, जैसे कि अगर फिजिक्स का ये सेट किया तो उस दिन ऐसा नहीं कि एक दिन फिजिक्स, एक दिन केमिस्ट्री, एक दिन मैथ्स, हर दिन PCM चलना चाहिए आपका। एक सेट आज फिजिक्स का, PC IOC एक दिन हो गया, ठीक है। फिर मैथ्स में, अब मैथ्स में जैसे कि आपका हो गया मेनली ये 5 सेक्शन होता है, कैलकुलस, अलजेब्रा, ट्रिग्नो और कोनिक और वेक्टर 3D, ठीक है। तो जैसे कि अब क्या कर, इसको डिवाइड कर लीजिए कि जैसे कैलकुलस और अलजेब्रा इंपॉर्टेंट है, तो 3-2 मतलब एक दिन 3 का सेट। जैसे अगर कैलकुलस, कोनिक और वेक्टर 3D एक दिन, मतलब सिमिलरली जैसे मैंने बताया ना फिजिक्स का कैसे करना है, कि एक सेट बना लेना है, एक चार्ट बना लेना है, उसमें सारे फॉर्मूलाज, मेन कॉन्सेप्ट, क्योंकि मैथ्स में तो मेन सारे कॉन्सेप्ट ही है, तो वही करना है। तो अगर कैलकुलस, कोनिक, वेक्टर 3D, कोनिक वेक्टर 3D तो सिंपल फॉर्मूला है, तो अगर एक दिन कैलकुलस, कोनिक, वेक्टर 3D कर दिया, अगले दिन अलजेब्रा, ट्रिग्नो। तो ऐसे करके अगर आप प्रॉपरली इसको फॉलो करेंगे तो 210 दिन में आपका सिलेबस 7 बार रिवाइज हो जाएगा, 7 से 8 बार अच्छा से रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। और मतलब मोर देन एनफ है कि कोई, क्योंकि बहुत बच्चे तो 1-2 बार भी नहीं कर पाते अपना सिलेबस अच्छा से रिवाइज। तो इस मेथड से आपका सिलेबस 7 बार रिवाइज हो जाएगा। और मेन क्या है कि सिलेबस बहुत छोटा सा है, सिलेबस में कुछ खास है नहीं। लेकिन देखिए सिलेबस तो सबका सेम रहता है, पर सिलेक्शन इतना कम क्यों है? फिर भी सिलेबस तो सेम ही है, ऐसा नहीं किसी को अलग पढ़ाया जाता है। सब 15 लाख बच्चे को तो वही पढ़ाया जाता है, पर 10,000 ही क्यों सिलेक्ट होते हैं? क्योंकि उनके पास प्रॉपर प्लान और प्रॉपर स्ट्रैटेजी रहता है, और उसको हर दिन वो गधे के जैसा फॉलो करता है। तो आपको भी वही करना है, आपको अलग से अपना कुछ दिमाग नहीं लगाना है कि मैं ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, ये ऐसा करना, ये वो, क्योंकि ये जो प्लान बना है ना, ये सब पैरामीटर्स देख ही के बना है। क्योंकि हमने बहुत सारे बच्चों को देखा जो कोटा में रहते हैं, कोटा से आए हैं, उनके सारे प्रॉब्लम्स देख के तब जाके ये प्लान बना। तो अगर आप अपना तीसरा दिमाग लाया कि मैं ऐसा कर लूँगा, वैसा कर लूँगा, वैसा कर लूँगा, तो आप एक ट्रैप में फंस जाएगा, और वो ट्रैप ऐसा एक लूप में चलता रहेगा, इन्फिनिटी जैसा। वो एक नेवर एंडिंग ट्रैप रह जाएगा, और आप उसी में उलझ जाके आपका सिलेक्शन, मतलब फिर आप एकदम गिल्ट, आपका सिलेक्शन रह जाएगा, तो आपको बहुत गिल्ट महसूस होगा। इसलिए जो भी हालत में बोला जाता है या जो भी मैं बता रहा हूँ, सिंपल अगर आप फॉलो करते रहेंगे बिना कुछ सोचे, बिना कुछ शक किए, तो 100% आपका रिजल्ट आएगा। थैंक यू।